हेलो एवरीवन। विजय अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जनरल के ऊपर कि जनरल क्या होता है, कैसे काम करता है और जनरल के अंदर हम किस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इस चीज को पढ़ने से पहले, जनरल के ऊपर डिस्कशन चालू करने से पहले आप इसको मार्क करेंगे आईएमपी। आईएमपी क्यों मार्क करेंगे? उसके दो रीजन है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है। पहली बात, क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर यहाँ से पूछे। दूसरा, अगर आपको जनरल पूरी समझ में आ गई कि जनरल एंट्रियां कैसे करते हैं, अगर आपको ये कमांड आपकी इस पर आ जाएगी, इस टॉपिक पर जनरल एंट्री कैसे करते हैं, तो फिर आने वाले जो टॉपिक्स हैं अकाउंट्स के, वो सारे टॉपिक और अच्छे से आप समझ पाएंगे। उस पर जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपकी सबसे अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। नॉर्मली जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है जनरल एंट्री से रिलेटेड, वो तीन चार तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और वो सारे क्वेश्चन अगर आपकी जनरल एंट्री पर पकड़ है तो आप बना लेंगे। क्वेश्चन के टाइप में लिखा देता हूं पढ़ाने के पहले। देखो, एक तो आता है अकाउंट के टाइप का क्वेश्चन। मतलब आपसे वो पूछ लेंगे कि किस प्रकार के अकाउंट का टाइप है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। जैसे अगर आपको दे दिया ड्राइंग, कि ड्राइंग का खाता कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि व्यक्तिगत है। या कैपिटल अकाउंट का कौन सा नेचर होता है, अकाउंट किस टाइप का होता है, तो वो अगेन पर्सनल अकाउंट है। तो इस प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस प्रकार के अकाउंट के टाइप का। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो पूछ सकता है रूल पर। कौन से रूल? जो अभी हमने पढ़े, तीन गोल्डन रूल, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं एंट्री के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन वो कहाँ से पूछ सकते हैं? एंट्री के ऊपर, जनरल एंट्री के ऊपर, जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं। रूल्स हमने अच्छे से समझ लिए हैं, तो उससे हमारी जनरल एंट्रियां बनने लगी हैं। और ये एंट्री के ऊपर, तो ये तीन क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा यहां से। मतलब ये तीन तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तीन क्वेश्चन नहीं है, तीन तरह के क्वेश्चन। एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता है। मिनिमम तीन से चार क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, और इससे ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है? आपका जनरल एंट्री को समझना। तो इसलिए जनरल जो है उसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपने नोट कर ली होंगी, है ना, कि ये तीन तरह के वो एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये क्वेश्चन पूछेगा। तो अब जनरल क्या होता है? तो जनरल वो बुक है, अगर हम इसे बुक कहें, तो वो बुक है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। जिसमें क्या होता है, सारे ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड करने का मतलब क्या हुआ? लिखेंगे। हम एक एक ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। तो वो हर एक ट्रांजैक्शन जो किसी भी व्यापार में या किसी भी बिजनेस में हो रहा है, तो और उस हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो सबसे पहली बुक हम यूज करेंगे, उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है जनरल। उस बुक का नाम क्या है? जनरल। मतलब जनरल ही वो बुक है जिसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन क्या होता है? हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। मतलब कुछ भी ट्रांजैक्शन व्यापार में होगा, तो उसकी एंट्री सबसे पहले कहां पर की जाएगी? जनरल में की। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसकी एंट्री पास करेंगे। तो वो एंट्री पास करने का काम किस में होता है? वो एंट्री पास करने का काम होता है जनरल में। जनरल में हम जो भी काम करेंगे, जैसे अगर हमने सेल करी तो सबसे पहले एंट्री पास करेंगे, परचेस करा एंट्री पास करेंगे। तो वो एंट्री, जब भी हम व्यापार में कोई भी काम करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो ट्रांजैक्शन की अगर हमको कोई एंट्री करनी होगी, वो व्यवहार की अगर कोई हमको चीजें लिखनी होंगी, तो वो लिखेंगे सबसे पहले हम किस में? वो लिखेंगे हम जनरल में। ठीक है। तो इसलिए जनरल को अगर हम कहें तो सबसे पहली चीज अगर बुक्स में कोई है तो वो क्या है? जनरल। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं हम इसमें जनरल एंट्री। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये आ जाएगा तो चीजें बनने लग जाएंगी। ठीक है। तो जनरल क्या है? संपूर्ण लेखा चक्र, अकाउंटिंग साइकिल का क्या है? प्रारंभिक बिंदु। अब इसको प्रारंभिक बिंदु क्यों बोला गया? ओपनिंग पॉइंट क्यों बोला गया? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु इसलिए बोला गया क्योंकि अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले वो कहां पर होगा? वो सबसे पहले रिकॉर्ड होगा यहीं पर। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है? वो यहाँ पर उसकी जनरल एंट्री करेंगे। जैसे अगर आपने कहा, अगर मैं एक एक सीधा एग्जांपल लूं, अब आपको एंट्रियां भी आपसे बनने लगी होंगी, क्योंकि अब हम सारे रूल पढ़ चुके, तो आपसे एंट्रियां भी बनने लगी होंगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते,
एक एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या करा, हमने सेल करी, हमने सेल कितनी करी, हमने सेल करी, या चलो सेल नहीं लेते, हम एक करते हैं मशीन परचेस करते हैं, तो आपके और अच्छा रहेगा। मशीन हमने क्या करी, मशीनरी परचेस करी। कितने की मशीनरी परचेस करी, तो मशीनरी जो परचेस करी है वो परचेस करी है 50,000 रुपए की वैल्यू है, और कैश में परचेस करी है। कैसे परचेस करी है, कैश में। तो हमने एक मशीनरी परचेस करी कैश में, तो क्या हो रहा है, मशीन परचेस करी है तो मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, मशीन व्यापार में आ रही है। मशीनरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो मशीन व्यापार में आ रही है, हमारा क्या है, जो वस्तु व्यापार में आती है, गुड्स कम्स इन, क्या है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करेंगे, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। तो अभी कौन सी असेट व्यापार में आ रही है, तो जो भी असेट व्यापार में आती है उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्या आ रही है, मशीनरी अकाउंट। तो हम एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, या मशीनरी या मशीन अकाउंट डेबिट 50,000 से, और क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। तो क्या व्यापार से जा रहा है, व्यापार से जा रहा है कैश। तो कैश क्या है, कैश असेट है, असेट व्यापार से जा रही है ना, तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आया समझ में। तो ये प्रारंभिक बिंदु है। तो ये जो एंट्री हमने अभी यहाँ पर पास करी है, ये एंट्री सबसे पहले कहाँ पास होगी, जनरल में पास होगी। तो ये इसलिए प्रारंभिक बिंदु है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होगा, यहाँ पर जनरल में रिकॉर्ड होगा। अब हमने जनरल एंट्री पास करी, फिर इसके हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, और बाकी चीजें फिर होती जाएंगी। लेखांकन के विभिन्न चरणों, डिफरेंट स्टेज में, प्रथम चरण, प्रथम स्टेज क्या है, यही है, जनरल है। इसमें व्यापार में होने वाले प्रत्येक सौदे का, देखो क्या लिखा है वहां पर, प्रत्येक सौदे का मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का, जो मैं आपको बोल रहा था, हर एक ट्रांजेक्शन मतलब एक छोटा सा छोटा ट्रांजेक्शन और बड़े से बड़ा ट्रांजेक्शन, जब भी हमारे व्यापार से संबंधित है तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, जनरल में। उसके बाद हम आगे की कार्यवाही या आगे की चीजें या आगे की प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे, और कहाँ करेंगे, जनरल में। कैसे रिकॉर्ड होता है, तिथिवार। तिथिवार का मतलब क्या हो, तिथिवार लिखा जाता है, मतलब डेट वाइज लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा। अब डेट वाइज लिखने का मतलब क्या हुआ, डेट वाइज लिखने का मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिखी, यहाँ पर लिखी डेट। तो अगर हम लिखें 1 जनवरी, तो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी। अब इसका क्या मतलब हुआ, 3 जनवरी। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, 1 तारीख से संबंधित पहले ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे, फिर 2 तारीख से संबंधित ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे, फिर 3 तारीख से संबंधित ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे। तो हर एक डेट के ट्रांजेक्शन तो लिखे ही जाएंगे, सारे के सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे, मतलब हम ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे हमारी बुक्स में। क्या करेंगे हम, ऑल ट्रांजेक्शन, सारे व्यवहार हम रिकॉर्ड करेंगे। लिखेंगे किस में, लिखेंगे बुक्स में लिखेंगे। तो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, पहली बात। और कैसा रिकॉर्ड करेंगे, सिक्वेंसली, मतलब तिथिवार। मतलब 1 तारीख का ट्रांजेक्शन जितने होंगे वो सबसे पहले आएंगे, फिर उसके बाद 2 तारीख के आएंगे, फिर 3 तारीख के आएंगे, मतलब डेट वाइज आएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, कैसा नहीं करेंगे, जैसे हमने लिखा कि हमको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने थे, तो हमने 1 जनवरी के लिख लिए, फिर उसके बाद लिख लिया 10 जनवरी का, फिर उसके बाद लिख लिया 15 जनवरी के, फिर उसके बाद लिख लिए 2 जनवरी के, फिर उसके बाद लिख लिए 5 जनवरी के, फिर उसके बाद लिख लिए 31 जनवरी के। तो क्या ये सिक्वेंसली है, मतलब सीक्वेंस में है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 जनवरी, ऐसा है क्या, नहीं है। तो कभी भी जब हम बुक्स में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, व्यवहार जब हम जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे, जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, तो वो कैसी करेंगे, सिक्वेंशली करेंगे। डेट वाइज तो लिखेंगे ही, और डेट वाइज लिखेंगे और पूरे ट्रांजेक्शन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 जनवरी, फिर उसके बाद 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी, फिर 4 जनवरी, फिर 5 जनवरी, फिर 6 जनवरी, फिर 7 जनवरी, 8 जनवरी। तो ये जो मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, सिक्वेंशली, मतलब एक क्रम में आपको बुक्स में क्या करना है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। इस तरह से ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये बात वहीं पर बोल रहे हैं, देखो अभी आगे आएगा भी, कि एक दिन में होने वाले तमाम सौदों को उसी तिथि में क्रम वाइज सिक्वेंशली लिखा जाएगा।
मतलब एक डेट में, मतलब 1 जनवरी को जो ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको तो पूरा सिक्वेंशियली लिखेंगे, मतलब जो पहले ट्रांजेक्शन हुआ था उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर का ट्रांजेक्शन लिखेंगे, तीसरे नंबर का। तो ये डेट में तो लिखेंगे ही, मतलब 1 जनवरी को भी कई सारे ट्रांजेक्शन होंगे, एक दिन में कई सारे काम होते हैं ना, सेल होता है, परचेस होता है, जैसे दुकानदार के पास जाते हैं हम, तो हर दिन वो कितनी सारी सेल करता है, तो उसमें भी सीक्वेंस रखेंगे कि जो पहला ट्रांजेक्शन होगा उसको पहले करेंगे, फिर उसके बाद वाले को करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन जो होगा उसको करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। और इसमें भी कैसा रखेंगे, डेट वाइज रखेंगे। तो सिक्वेंशियली का मतलब ये हुआ। प्रत्येक सौदे के लिए एक प्रविष्टि की जाएगी, मतलब हर एक सौदे के लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे, बिल्कुल हर एक सौदे के लिए। जैसे अगर हमने 100 रुपए की सेल करी तो उसके लिए एंट्री करेंगे, फिर हमने 100 रुपए की सेल करी वापस से एंट्री करेंगे, फिर हमने 200 रुपए की सेल करी तो वापस एंट्री करेंगे। तो जितने ट्रांजेक्शन दिन के रिकॉर्ड होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक जनरल एंट्री पास करते जाएंगे, जिसमें से उस सौदे से प्रभावित होने वाले सभी खातों का उल्लेख होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, सभी खातों का उल्लेख होता है, तो अभी हम उसको आगे समझेंगे। सभी खाते का उल्लेख होने का मतलब क्या है, कि जैसे अभी हमने समझा, क्या समझा था इससे पहले, इससे पहले हमने एक बात समझी थी यहाँ पर। क्या समझी थी, ये एक एग्जाम्पल लिया था जो मैंने, वो एग्जाम्पल वापस से ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लिया था कि मशीन परचेस करी थी हमने। क्या परचेस करी थी हमने, मशीन परचेस करी थी, मशीनरी। कितने की मशीनरी परचेस करी थी, 50,000 की। 50,000 की मशीन परचेस करी थी, और कैसी करी थी, कैश में करी थी। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमने एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, मशीनी व्यापार में आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये एंट्री करी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है कि जनरल में जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो उसमें जो भी ट्रांजैक्शन प्रभावित हो रहे हैं, क्या उसकी डिटेल है। हाँ है, इसमें दो खाते प्रभावित हो रहे थे। एक तो कौन सा खाता प्रभावित हो रहा था, इफेक्ट में आ रहा था, इफेक्ट हो रहा था, वो हो रहा था मशीनरी, और दूसरा हो रहा था कैश अकाउंट। क्या दोनों ही अकाउंट को हमने लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो ये बात वो नीचे जो लिखी है वो यही है कि जितने भी खाते इससे प्रभावित होंगे ट्रांजेक्शन में उनका उल्लेख होगा, और नरेशन भी लिखी जाएगी कि बिंग मशीनरी परचेस, ऐसा लिखते हैं ना नरेशन नीचे, तो वो लिख देंगे कि बिंग मशीनरी परचेस। तो ये बात यहीं पर आ रही है कि वो जो भी प्रभावित होने वाले खाते होंगे उसका भी उल्लेख होगा। जर्नल को मूल लेखों की पुस्तक भी कहा जाता है। तो ये आईएमपी पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि जनरल को क्या कहा जाता है, तो जनरल को मूल लेखों की पुस्तक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है ना, इस पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अब व्यवहारों के विश्लेषण के बाद सीधे उनको संबंधित खातों में प्रविष्टि की जाती है, मतलब पोस्टिंग कर देंगे हम बाद में फिर इसके बाद। लेकिन लेखांकन पद्धति में व्यवहारों का अभिलेख सीधे खातों में नहीं किया जाता है। पहले क्या करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं, फिर उसकी पोस्टिंग करते हैं। उसे सबसे पहले प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों, नकल बही, जनरल बही या सब्सिडरी बुक अगर हमने रखी होगी तो सब्सिडरी बुक्स में दर्ज कर देंगे। अब सब्सिडरी बुक्स कहाँ रखते हैं, सब्सिडरी बुक्स वहां पर रख लेते हैं हम जहां पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे अगर मान लो टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, अब टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें अगर जनरल एंट्री, जनरल अब तो क्या हो गया, सब अकाउंटिंग कहाँ हो गई है, अकाउंटिंग अब तो कंप्यूटराइज हो गई है, तो चीजें आसान है। बट आप सोचो 40 साल पहले या 20 साल पहले, जब कंप्यूटर उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे या उतने इजी नहीं थे कि उनका यूज किया जा सके, 30 साल 40 साल पहले, तो अब 40 साल पहले क्या करें फिर, बुक 40 साल पहले कैसे बुक करें। बट टाटा कंपनी का तो उस दिन भी नाम काफी था, तो फिर क्या करते थे, वो सब्सिडरी बुक्स रख लेते थे। अब सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या हुआ, वो क्या करते थे, कैश बुक रख ली, सेल्स रख ली, परचेस रख ली, सेल्स रिटर्न रख ली, परचेस रिटर्न रख ली, और बी आर बिल्स बिंग क्या है ना, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये वाली बुक्स रख ली। क्यों रख ली, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो यही ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं। जैसे केस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो केस बुक में आ जाएंगे, या तो सेल करते हैं या परचेस करते हैं, सेल्स रिटर्न होता है, परचेस रिटर्न होता है, यही ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं। तो उनके लिए क्या करा, ये सब्सिडरी बुक्स रख रही है कि डायरेक्टली किस में हो जाए, इनकी एंट्री डायरेक्टली इन बुक्स में हो जाए और फिर हम पोस्टिंग कर दें। तो ये सब्सिडरी बुक्स रख लेते हैं। ठीक है। नकल बही और सहायक पुस्तकों में मूल प्रलेख, सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर लेखा किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट को हमने समझा है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके साथ हमें कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे अगर हम परचेस करके लाए हैं तो परचेस करा है तो हमें क्या मिलेगी, परचेस करके लाए होंगे तो हम परचेस करके लाए होंगे तो हमें मिली होगी क्या, इनवॉइस। तो वो इनवॉइस कह ना क्या हो जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाएगा। नकल बही में तिथिवार लेखा किया जाता है। कैसा लेखा किया जाता है, तिथिवार लेखा किया जाता है, जो कि प्रभावित होने वाले खातों के डेबिट और क्रेडिट पक्षों को स्पष्ट करता है। क्या डेबिट और क्रेडिट हमने स्पष्ट करे थे, हाँ अभी जनरल एंट्री हमने करी थी मशीनरी की तो उसमें देखा हमने। ठीक है। नकल बही जनरल में
लेखा करने के बाद उनको संबंधित खातों में क्या करते हैं, ट्रांसफर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग करते जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम जनरल एंट्री में एंट्री कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। कई बार क्या होता है, हम मेमोरेंडम बुक भी रखते हैं। मेमोरेंडम बुक क्या होती है, जिसको स्मारक बही तो रफ बुक बोल सकते हो आप, इसको क्या बोल सकते हो, रफ बुक। यहाँ लिखा भी है कच्ची बही, रफ बुक। अब क्या होती है कच्ची बही या रफ बुक, तो देखो क्या होता है, दिक्कत अभी नीचे लिखा भी है, डिटेल पढ़ भी लेंगे, बट समझ लो ये। तो अब रफ बुक ये होती है, यहाँ पर क्या करते हैं कि अब मान लो दिन के 500 ट्रांजेक्शन, या आप एक दुकान देखते होगे ना, जब बहुत दुकान चलती है, बहुत ज्यादा दुकान चलती है, मैं दुकानों का एग्जांपल या किराने की दुकान का एग्जांपल क्यों लेता हूँ, क्योंकि देखो हर कोई कनेक्ट कर लेगा, किराने की दुकान हर किसी ने देखी है। बट अगर अब मैं बोलूँ कि एक बड़ी कंपनी में इस तरह से काम होता है, तो हो सकता है आपने वो देखा हो, नहीं देखा हो, बट हम सबने क्या देखी है, शॉप देखी है, किराने की शॉप देखी है। तो अब इसलिए किराने की शॉप हमारे लिए अकाउंटिंग को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि हमने वो सब देख रखा है उसमें कि कैसे व्यापारी माल लेकर के आता है, कैसे। तो कोशिश मैं करता हूँ कि किराने की दुकान को हमारे एग्जाम्पल के लिए रखा जाए। तो अब देखो, अब हमने मेमोरेंडम बुक क्यों रखते हैं, अब आपने देखा होगा कि जब दुकानदार के पास बहुत भीड़ रहती है, तो वो क्या करते हैं, उधार माल भी बेचते हैं ना, तो उनके पास एक छोटी सी बुक रहती है, एकदम जरा सी पॉकेट में, वो अपनी जेब में ही रख रखते हैं। और एक उनके पास एक बड़ी सी लाल कलर की खाता बही भी होती है, बड़ी सी खाता बही होती है लाल कलर की, उसमें उनका सबके अकाउंट रहते हैं, जो भी उधार माल उनसे ले जाते हैं। तो आपने देखा होगा वो खाता बही है ना, शाम या सुबह के समय खोलते हैं, मतलब ज्यादातर होता है कि जब आप 10 बजे के आसपास जाओगे ना, तो उनके पास ये बुक बड़ी सी दिखेगी। तो अब ये दिन में क्यों नहीं दिखती, क्योंकि दिन में भीड़ बहुत रहती है, जल्दी में देर हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, एक छोटी सी अपने पास कॉपी रखते हैं। उस कॉपी में जैसे ही आपने कभी उनसे उधार माल लिया, या किसी भी व्यक्ति ने उनसे उधार माल लिया, वो क्या करते हैं, छोटी सी बुक में फटाक से एंट्री कर लेते हैं, नाम के साथ एकदम शॉर्ट में लिख लिया। क्यों लिख लिया, ताकि ऐसा नहीं हो कि वो भूल जाएं, और फिर बाद में क्या करते हैं, इस बुक में लिख लेते हैं। तो यही काम जब बिजनेस में किया जाता है, कि हमको बाद में आराम से हम अच्छे से लिख पाए एंट्रियां, पर उसको याद रखने के लिए लिख लिया जाए, तो हमने क्या रखते हैं उसके लिए, हम इसके लिए रखते हैं मेमोरेंडम बुक, स्मारक बही। तो स्मारक बही में क्या करते हैं, हम ट्रांजेक्शन को फटाफट से रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि हम भूले ना, और बाद में उसकी प्रॉपर एंट्री किस में करेंगे, फिर जनरल एंट्री में प्रॉपरली डेबिट और क्रेडिट लिखते हुए। अभी हम क्या करेंगे, इस मेमोरेंडम बुक में लिख लिया हमने 500 रुपए का माल बेचा, सेल करा, बस ये लिख लिया। कैश में करा तो लिख दिया कैश सेल, केस सेल 500 रुपए की। अब नहीं तो वो अगर हमको जनरल एंट्री पास करनी रहती, तो हम क्या लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिंग सेल बिंग कैश सेल, ऐसा लिखते हैं। तो वो ये देर लगेगी, इसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस मेमोरेंडम बुक को रख लिया और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। बाद में फिर हम अपनी जनरल में प्रॉपरली जनरल एंट्री पास कर लेंगे। तो स्मारक बुक है ना, मेमोरेंडम बही, या मेमोरेंडम बुक, स्मारक बही क्या होती है, पढ़ लेते हैं। तो स्मारक बही साधारणतः कागज पर बनी एक कच्ची बही होती है, क्या होती है, नॉर्मली रफ बुक, जैसे आपके पास जो बुक होती है। इसमें व्यापारी लेन देन के समय ही होने वाले व्यवहारों को लिख लेता है। क्यों लिख लेता है, ताकि वो भूले ना, तो जैसे ही हुआ ट्रांजेक्शन फट से रिकॉर्ड कर लिया। इससे व्यवहारों को याद रखने में सहायता मिलती है। अतः इस स्मारक बही, अतः इसे क्या बोलते हैं, स्मारक बही कहते हैं। क्यों, ताकि हमें ट्रांजेक्शन याद रहे, भूले ना। इससे नकल बही और सहायक बहियों में शुद्धता पूर्वक लेखा किया जा सकता है। क्यों शुद्धता पूर्वक लेखा किया जा सकता है, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन नहीं भूलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, तो इसमें जो एक्यूरेसी हो जाएगी वो नकल बही में ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि यह साधारण रफ कागज पर बनी होती है, इसलिए इसे कच्ची बही, वेस्ट बुक भी कहते हैं। इसमें दर्ज व्यवहारों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में मान्यता देते हैं। अब क्यों प्रमाण के रूप में इसमें मान्यता देते हैं, क्योंकि ऐसे ही लिखा होगा ना, कोई रीजन से ही लिखा होगा। आवश्यकता पड़ने पर अंकेक्षण भी इसे स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली भले ही ये रफ बुक है, पर इसमें भी हमने ट्रांजेक्शन होने पर ही रिकॉर्ड किया है, तो इसलिए इसको भी एक एविडेंस के रूप में माना जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी जनरल के ऊपर। जनरल क्या है, जनरल वो बही है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम जनरल दैनिक पंजी या नकल बही, जनरल। ठीक है, तो ये सारे नाम है इसके, जो जो नाम से जनरल को जानते हैं, सारे नाम याद कर लेना। एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। देखो कई बार मैं भी क्यों बोलता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर को जब सरल क्वेश्चन पूछना होता है, कोई भी एग्जाम हो, एग्जामिनर 100% क्वेश्चन टफ नहीं पूछते। अगर देखो 100% क्वेश्चन, अगर हम परसेंटेज वाइज लेके 100% एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो 10 से 15% क्वेश्चन या 10 से 20% क्वेश्चन तो एकदम इजी होते हैं। एकदम इजी होने का मतलब क्या है, कि बस आपने एक बार अगर वो टॉपिक भी देख भी लिया, तो वो क्वेश्चन आप बना लोगे, मतलब को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन तो एकदम ही सिंपल होते हैं, एकदम इजी होते हैं। 30 से 40% क्वेश्चन, 30 से 40% क्वेश्चन ठीक अच्छे आते हैं।
मतलब अच्छे आते हैं इन द सेंस कि आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, बना लेंगे। 30-40%, 20 से 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं हाई लेवल के, थोड़े हाई लेवल के। बाकी सारे क्वेश्चन मतलब मेजरली पार्ट जो है वो कहाँ पर आ जाता है, 70 से, या मैं कहूँ 70% जो है वो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। 100 में से 70 से 80% क्वेश्चन जो है वो सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं वो कर लेंगे। तो वहां पर जो 10 से 15 क्वेश्चन, या 10 से 15 या 20% जो क्वेश्चन आएंगे वो एकदम इजी वाले, वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जनरल, दैनिक जनरल का एक और नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के जो पॉइंट हो वो जरूर से याद रखें, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन कई बार गलत कर देते हैं हम, तो वो गलती ना हो। जनरल फ्रांसीसी शब्द जोर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, दैनिक पुस्तक। इसका अर्थ क्या होता है, दैनिक पुस्तक। जनरल को और कौन कौन से नाम से जानते हैं, तो दैनिक पंजी, नकल बही, रोजनामचा, तो क्या है ना, रोजमेल या पंजी आदि नाम से पुकारा जाता है। तो ये नाम याद रखना है ना, रोजनामचा, नकल बही, दैनिक पंजी, रोजमेल या पंजी के नाम से जानते हैं किसको, जनरल को। ठीक है। अब नकल बही प्रारंभिक लेखों की वह पुस्तक है जिसमें व्यापारी अपने दैनिक लेन देनों का लेखा पूर्ण विवरण सहित वर्गीकृत करके नाम और जमा पक्ष में करता है। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम पूरा डिटेल में लिखते हैं, नीचे समझ भी लेंगे हमने पूरा एग्जाम्पल के साथ। यह लेखा तिथिवार और सौदों को क्रम में किया जाता है, तिथिवार किया जाता है। देखो जो हमने बात करी थी वापस से यहाँ लिखी हुई है तिथिवार, मतलब क्या होगा, डेट वाइज, 1 तारीख के सारे ट्रांजेक्शन, 2 तारीख के सारे ट्रांजेक्शन, और वो भी कैसे होंगे, सिक्वेंसली होंगे, मतलब क्रम में होंगे, डेट वाइज होंगे, और उसके अंदर भी क्रम में होंगे। जो ट्रांजेक्शन पहले होगा उसे पहले किया जाएगा, जो ट्रांजेक्शन बाद में होगा उसे बाद में किया जाएगा। दैनिक पंजी में लेखा करने की प्रक्रिया को पंजीकरण या जनरल लिखना कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल लिखना करते हैं। मतलब जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जो जनरल एंट्री करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जनरल लिखना या पंजीकरण कहते हैं। ठीक है। संक्षेप में नकल वही वह पुस्तक है जिसमें व्यापारी अपने दैनिक लेन देन का लेखा पूर्ण विवरण सहित करता है। पूर्ण विवरण सहित क्या करता है, मतलब अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन देखना हो, आप जनरल जनरल देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हम जनरल एंट्री में क्या करते हैं, नीचे नरेशन भी लिखते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन था, तो ताकि अगर आपको याद करना हो, पता करना हो कि क्या ट्रांजेक्शन था, तो आप वो देख लेते हैं, उसकी जो नरेशन है उससे समझ में आ जाता है। डेबिट होने वाले खातों का नाम, ठीक है, और क्रेडिट होने वाले खातों के। तो देखो डेबिट होने वाले खाते, जो भी खाता डेबिट होगा, जैसे अभी हमारा कौन सा खाता डेबिट हुआ था, अभी जो एग्जांपल समझा था हमने, मशीन परचेस करी, तो मशीन अकाउंट क्या होता, मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ था, तो ये आ गया डेबिट होने वाला खाता। क्रेडिट होने वाला खाता कौन सा था, क्रेडिट होने वाला खाता था कैश, तो क्रेडिट हो गया। यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेजर फोलियो, क्या आ गया, डेट, किस डेट को लिखा, वो पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा, डेबिट होने वाला खाता, क्रेडिट होने वाला खाता। लेजर फोलियो, अब लेजर फोलियो क्या होता है, एलएफ का मतलब, लेजर फोलियो का मतलब ये होता है कि जो जिस ये मशीनरी अकाउंट जो हमने किस में खोला होगा, हमने अपनी पोस्टिंग पोस्टिंग करते समय जो लेजर हमने खोला है, जिस पर हमने मशीनरी अकाउंट खोला है, वहां पर ये नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ गया, 1 मिनट, जैसे यहाँ पर एक नंबर आ गया, क्या नंबर आ गया यहाँ पर, 1 सेकेंड, यहाँ पर नंबर आ गया 110। तो इसका मतलब क्या है, जो पोस्टिंग हम जो बुक बनाई है, हमारे पास जो खाता बही है, उस खाता बही में 110 नंबर पे हमने कौन सा अकाउंट खोल रखा है, मशीनरी अकाउंट, और वहां पर हमने इसकी पोस्टिंग करी है। ऐसी हमने केस बुक, अगर केस बुक में किस खाते पर, या केस बुक हमने बना रखी तो किस पेज पर करा, सपोज करो 120 नंबर लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि केस बुक के 120वें पेज पर हमने क्या करी है, ये एंट्री पास करी है, ये वाली एंट्री का इफेक्ट दिया है। तो अगर हमको पता करना होगा तो हम 120वें पेज पर देखेंगे तो हमको ये अमाउंट दिख जाएगी। डेबिट अमाउंट में डेबिट होने वाली अमाउंट लिखा जाएगी। जैसे अभी डेबिट होने वाली अमाउंट क्या है, 50,000, तो यहाँ लिख देंगे मशीनरी अकाउंट 50,000 से डेबिट हो रहा है, कैश कितनी गई थी 50,000, उसको कर दिया हमने क्रेडिट। तो ये हो गई हमारी जनरल एंट्री। नरेशन में क्या लिख देंगे, बिंग मशीनरी परचेस, बिंग मशीनरी परचेस इन कैश, है ना, ये लिख देंगे तो आ गया हमारा काम। तो इस प्रकार से हमको क्या करनी रहती है, जनरल एंट्री जनरल में पास करते हैं। तो जनरल का फॉर्मेट ये है। जनरल में कितने कॉलम होते हैं, कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जनरल में 5 कॉलम होते हैं। कौन सा कॉलम होता है, फर्स्ट नंबर पे डेट, दूसरे नंबर पे पर्टिकुलर, तीसरे नंबर पर लेजर फोलियो, चौथे नंबर पर डेबिट अमाउंट, पांचवें नंबर पर क्रेडिट अमाउंट। याद क्यों रखना है, ये भी कभी कभी क्या होता है, वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जनरल में तीसरे नंबर का कॉलम कौन सा होता है, तो तीसरे नंबर का कॉलम कौन सा होता है, लेजर फोलियो का। ठीक है, ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर के कॉलम की डिटेल, है ना। तीसरे नंबर का कॉलम क्या होता है, तीसरे नंबर का कॉलम लेजर फोलियो का होता है। यही पूछेंगे एग्जामिनर, कभी पूछना होगा तो उनको कॉलम बेस्ड भी क्वेश्चन यही वाला है, बाकी तो याद रहेगा आपको।
पहले पे डेट आती, दूसरे पे पर्टिकुलर आता, तीसरे नंबर पे आता एलिफ लेजर फोलियो। ठीक है, इसका फुल नाम भी याद रखिएगा, कभी पूछ ले एग्जामिनर। चलो, तो यहाँ पर डिटेल दी हुई है, पढ़ते जाते हैं फटाफट से, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सा है। और आगे फिर जनरल एंट्री करते हैं बात उस पर, तो एकदम सिंपल सा है ये, फटाफट से पढ़ते जाते हैं। देखिए, डेट में क्या आएगा, डेट में वही आएगा कि डेट को हम पूरा एकदम व्यवस्थित लिखेंगे कि किस किस वर्ष का है, किस महीने का है, किस तारीख का है, उसका उल्लेख एकदम डिटेल में करेंगे। इस खाते में सौदों की तिथि का उल्लेख होता है। वर्ष के पहले सौदे के समय सामने क्या लिखेंगे हम, जब पहला ट्रांजेक्शन होगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगा, तो वर्ष लिखेंगे, माह लिखेंगे और तारीख, तीनों चीजें लिखी जाती हैं। बाद के दिनों में होने वाले सौदों में केवल क्या लिखी जाती है, तिथि का ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, केवल डेट लिखते जाते हैं कि 26 तारीख लिख दी, बस लिख दिया। वर्ष तथा माह हर सौदे के सामने बार बार नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, टाइम बचते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया यहाँ पर क्या लिखा, 1 जनवरी 2023। अब हम इसके बाद लिख रहे हैं 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4, 5, तो बस इतना लिखते जा रहे हैं, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी। ये कब की बात है, जब हम अकाउंटिंग कैसे कर रहे थे, हाथ से कर रहे थे, क्यों, समय बचाना है ना। अब हमको अंडरस्टूड है कि अगर 1 जनवरी 2023 लिखा है, तो इसके नीचे अगर डेट में लिखा है 2, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 जनवरी होगा। जब हम नेक्स्ट मंथ चेंज होता था, तो फिर वहां पर वापस लिखते थे मंथ का नाम अगले महीने में, ताकि पता लग जाए कि मंथ चेंज हो गया, अब नया मंथ आ गया है। पहले माह की प्रथम तिथि से पहले सौदे के सामने माह तथा तिथि दोनों लिखे जाएंगे। फिर बाद में केवल तिथि लिखी जाएगी। मतलब अब क्या हुआ, जैसे फरवरी आ गई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 फरवरी। तो अब समझ में आ गया कि अब क्या चालू हो गया, फरवरी, फिर वापस से 2, 3, 4, फिर लिखते जाएंगे फरवरी। जब फरवरी खत्म हो जाएगा, तो फिर मार्च में लिखेंगे 1 मार्च। तो इससे क्या समझ में आ जाएगा, ये कब लिख रहे हैं, जब हम अकाउंटिंग कैसी कर रहे हैं। ये सब बातें कब की हैं, जब हम अकाउंटिंग फिजिकल कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं। आजकल तो हमको डेट लिखने की जरूरत नहीं है, डेट ऑटोमेटिक पकड़ लेते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे अगर आज आप ट्रांजेक्शन करेंगे, तो अपने आप, अगर आज की डेट 1 जनवरी है तो 1 जनवरी आ जाएगी, आज की डेट 15 अगस्त है तो 15 अगस्त आ जाएगी, आज की डेट 9 सितंबर है तो अपने आप सिस्टम 9 सितंबर ले लेगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें, अपने आप वो क्या रहना, ट्रांजेक्शन लेती समय अपने आप ले लेगा। समटाइम्स क्या होता है, वो नहीं ले रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए उसने डेट क्या दिखा रहा है, 9 सितंबर, बट अगर आज अब 10 सितंबर है, तो हम उसको चेंज करके 10 सितंबर कर लेंगे। तो बार बार डेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप। आजकल तो अकाउंटिंग सब कंप्यूटराइज है, तो ये चीजें अपने आप हो जाती है और इसमें कोई गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, चलिए आइए। एक तिथि में एक से अधिक सौदे होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रविष्टियां की जाती हैं। तो तिथि का उल्लेख केवल प्रथम सौदे के सामने ही होगा, आने वाले सौदों के सामने तिथि का कॉलम में कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, कि ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो आज आपकी डेट थी 1 जनवरी, यहाँ पर देखो 1 जनवरी थी, तो आपने इसके आगे क्या लिख दिया, इसके आगे लिख दिया 1 जनवरी, और पहला ही दिन था तो वर्ष का भी तो हमने लिख दिया 1 जनवरी 2023। अब यहाँ पर आपने जनरल एंट्री पास करी, ये कॉलम बंद करा, एक जनरल एंट्री हो गई, यहाँ पे आपने लाइन खींची, फिर वापस से लिख रहे हो 1 ही जनवरी के ट्रांजेक्शन। तो अब यहाँ पर आप डेट नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप कोई भी डेट नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि लिखी हुई है ना ऊपर डेट। तो आप लिखते जाओगे, बस एंट्रियां करते जाओगे, कब तक, जब तक नई डेट की ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ भी हुए हैं, वो किसके हुए हैं, 1 जनवरी के ही हुए हैं। ठीक है, विवरण। अब विवरण कॉलम में क्या आएगा, विवरण कॉलम में है ना, पर्टिकुलर्स में तो हमें पता है, पर्टिकुलर्स में 3 बातें आएंगी। 3 बातें क्या क्या आएंगी, तो देखो पहला तो आएगा डेबिट, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, पर्टिकुलर ये रहा। पर्टिकुलर पहला तो कौन सा आएगा, कौन सा खाता डेबिट करना है। दूसरा क्या आ जाएगा, कौन सा खाता क्रेडिट करना है। और तीसरी बात क्या आएगी, नरेशन। नरेशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं, ताकि नई एंट्री करेंगे तो पता लग जाए कि ये एंट्री दूसरी है, वो एंट्री दूसरी। ठीक है, तो ये 3 ही बातें इसमें लिखते हैं। पहली लाइन में क्या लिखेंगे, डेबिट। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, दूसरी चरण में हम लिखेंगे, अगली लाइन में क्या, कौन सा खाता क्रेडिट करेंगे, और जो खाता क्रेडिट करेंगे उसके आगे क्या लिखते हैं, टू। इससे वो पहचान में आ जाता है कि ये खाता क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो टू लिख करके उस खाते का नाम लिखते हैं, और अगर हिंदी में लिखना होगा तो हम क्या करते हैं, से लिखते हैं। ठीक है, ये लिख देंगे तो डेबिट होने वाले खाते को लिख देंगे, और उसके आगे लिख देंगे डेबिट, तो हमें पता लग जाएगा कि ये खाता डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट होने वाले के खाते के सामने क्या लिख देंगे, टू क्रेडिट, तो इससे समझ में आ जाएगा कि वो खाता क्रेडिट हो रहा है। और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम नरेशन। नरेशन को कैसे लिखते हैं, नरेशन को ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना, ब्रैकेट में। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है कि उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे बिंग मशीनरी परचेस, तो ब्रैकेट में लिख दिया। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम एक लाइन खींच देते हैं, आड़ी लाइन। आड़ी लाइन खींचने का मतलब क्या है, इसलिए खींच देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा कि ये एंट्री समाप्त हो गई है, जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे थे वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, अब नया ट्रांजेक्शन इस लाइन के बाद है। तो बस यही बात यहाँ पर आएगी।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों चरण समाप्त होने के बाद केवल विवरण खाने में एक आड़ी लाइन खींच दी जाएगी जो दो प्रविष्टियों के बीच विभाजन रेखा का कार्य करती है। विभाजन रेखा का कार्य करने का मतलब क्या है कि बट डिफरेंस कर देती है कि भैया जो ऊपर ट्रांजैक्शन है वो अलग है और ये नीचे ट्रांजैक्शन अलग है। इसके बाद क्या आ जाएगा, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या है, उसमें हम उस पेज का नाम लिखते हैं जहां पर ये अमाउंट को हमने क्या करा है, पोस्ट करा है। डेबिट और क्रेडिट होने वाले प्रत्येक खाने के सामने खाता बही में उस पृष्ठ की संख्या को लिखा जाता है जिस पृष्ठ पर इसकी खतौनी पोस्टिंग की गई है। इस बात का भी प्रमाण हो जाता है कि खाते की खतौनी कर दी गई है। हमें ये पता लग जाएगा जैसे हमने लिख दिया। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर समझा था, ये लिख दिया हमने 120, तो इसका मतलब क्या है कि केस बुक के 120वें पेज पर हमने ये पोस्टिंग कर दी है 50,000 क्रेडिट की। तो दो बातें पता लग गई, एक तो क्या बातें पता लग गई कि पोस्टिंग कहाँ पर हुई है, 120 पेज पर, और दूसरा ये कंफर्म भी हो गया कि हमने इस ट्रांजेक्शन की क्या कर दी है, पोस्टिंग भी कर दी है। ठीक है, तो यही बात है। इसके बाद आ जाएगा राशि कॉलम। तो राशि कॉलम तो क्या है, डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट है। डेबिट में डेबिट तरफ किसकी लिखेंगे एंट्री, डेबिट में राशि अमाउंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर वापस समझ लो। तो डेबिट में डेबिट होने वाले खातों की अमाउंट लिख दी जाएगी। तो डेबिट होने वाला खाता कौन सा था, अभी मशीनरी अकाउंट, तो उसको डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया। क्रेडिट होने वाले कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में क्या लिखेंगे, क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट होने वाले खातों की अमाउंट लिख दी जाएगी। तो ये हो गया क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, समझ में आया पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये है सिंपल सिंपल। और फिर क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं और करते हैं टोटल कैरी फॉरवर्ड। तो आगे क्या करेंगे, टोटल कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि जब हम पूरा क्या करते हैं, पूरा पेज पर लिखते हैं। अब ये पेज खत्म हो गया तो यहाँ पर लगाते हैं इसका टोटल, और इस टोटल को क्या करते हैं, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब क्या है, कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये जो बैलेंस है ये नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। यहाँ पर हम ऊपर लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैलेंस बॉट फॉरवर्ड। मतलब क्या है, पीछे से हम बैलेंस लेकर के आगे आए हैं ताकि ये आगे, क्योंकि देखिए क्या होता है जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो एक पेज पे तो खत्म होगी नहीं, वो नेक्स्ट पेज पर जाएंगी, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर टोटल कर देते हैं। और फिर इसको अगले, जब अगला पेज ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये बैलेंस लिखते हैं और फिर जनरल एंट्रियां करना चालू करते हैं। ठीक है, अब ये देखने में क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए अब इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अब जनरल एंट्री क्या हो गई है, अब जनरल एंट्रियां जो हैं वो कंप्यूटराइज हो गई हैं, तो इसलिए ये देखने को नहीं मिलता है। तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, जब नीचे टोटल लगाएंगे उसका कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बॉट फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है कि जब दूसरे पेज पर नई एंट्रियां करने से पहले बैलेंस को लिख देंगे और फिर हम जनरल एंट्रियां करते जाएं। समझ में आ गई बात। तो ये हो गई क्या, पूरा जनरल हमने अब समझ लिया जनरल। अब जनरल में हमको करनी क्या है, एंट्री। तो अब जनरल में हमको एंट्री करनी है तो इसके लिए तीन नियम है। तीन नियम एक्चुअली इसलिए हैं ताकि आपको चीजें और आसानी में समझ में आ जाए, बाकी कुछ नहीं है। सिंपल क्या करेंगे, हम ट्रांजेक्शन देखेंगे। जैसे अभी हमने देखा मशीनरी परचेस करी 50,000 की, तो हमको समझ में आ गया। तो बस वही बात यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्रभावित होने वाले खातों का निर्धारण करना। सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल एंट्री में अगर हमको कोई जनरल एंट्री, जनरल में हमको कोई जनरल एंट्री करनी है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रभावित होने वाले खाते। अब प्रभावित होने वाले खाते मतलब कौन कौन सा खाता इफ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे देखो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल क्या ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रेंट पेड। क्या लिखते हैं, रेंट पेड। हमने क्या करा, किराया का भुगतान करा। कितने का रेंट पेड करा, तो रेंट पेड करा हमने 10,000 रुपए का। कैसे करा, कैश में करा। तो अब ये हमारे सामने आया, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आया, प्रभावित होने वाले खातों का निर्धारण करो। तो अब कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, तो देखो एक तो रेंट खाता प्रभावित हो रहा है, क्या आ गया, एक तो रेंट का खाता प्रभावित हो रहा है। दूसरा क्या प्रभावित हो रहा है, कैश जारी है हमारे पास से, तो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो ये हमने पता कर लिया कि दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा क्या हो रहा है, प्रभावित होने वाले खातों का दूसरा क्या बोलता है नियम, पहले तो ये निर्धारित कर लो कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, हमने कर लिया। दूसरा है खातों के प्रकार, कौन कौन से खातों का प्रकार है। तो देखो रेंट तो कौन सा खाता है, रेंट एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का खाता है, तो एक्सपेंस और इनकम के खाते किससे खाते होते हैं, अवास्तविक खाते होते हैं, है ना, अवास्तविक खाते, तो ये आ गया। दूसरा क्या, उसके वर्ग का निर्धारण करना, तो वो भी कर लिया हमने। और कैश अकाउंट तो क्या होता है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, तो ये हमने कर लिया कि भैया रियल अकाउंट होगा।
ये दोनों कर लिए। और क्या लगा देंगे, अब आधारभूत नियम लगा देंगे, जो हमने 3 रूल पढ़े वो लगा देंगे। तो हमने देख लिया भैया, कैश तो रेंट जो है वो आय व्यय का खाता है, आय व्यय के खाते होते हैं अवास्तविक खाता, और कैश अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट है। तो अब रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या बोलता है, अब देखो रूल लगाएंगे। अब सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन देखा, ट्रांजेक्शन से हमने देखा कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, रेंट का खाता, केस का खाता। दूसरा हमने देखा उनके प्रकार, रेंट कैसा है, अव्यक्तिगत खाता है, कैश कैसा है, रियल अकाउंट है, ये देख लिया। अब रूल लगा देंगे, तो रूल कैसे लगेगा, देखो अव्यक्तिगत खाते रेंट और एक्सपेंसेस के ऊपर रूल क्या लगता है, वो लगता है अगर इनकम और लॉसेस, वो सॉरी, व्यय और हानियां, लॉसेस और एक्सपेंसेस अगर हैं तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और इनकम और गेन्स है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये क्या है, रेंट क्या है, रेंट एक व्यय है, खर्चा है, तो खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट क्या होगा, रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कैश, कैश का क्या है, कैश है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या बोलता है, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो वस्तु व्यापार में आएगी उसे डेबिट करेंगे, जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैश 10,000 रुपए की क्या हो रही है, व्यापार से जा रही है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये हमको समझ में आ गया। तो कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, ये भी समझ में आ गया। तो बस अब हम एंट्री पास कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर समझ लो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये टू थोड़ा अंदर से लिखते हैं, अभी जगह कम है इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। थोड़ी सी लाइन छोड़ करके लिखते हैं, मतलब कैसा लिखते हैं इसको मैं बताता हूँ आपको एकदम प्रॉपरली। तो देखो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने हो जाएंगे, 10,000 रुपए। ये एंट्री हमने पास कर दी। तो पहले हमने समझा कि कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन से खातों पर इफेक्ट आ रहा है। फिर हमने क्या समझा कि वो खातों का नेचर कौन सा है, तो हमने समझ लिया कि ये अव्यक्तिगत खाते हैं, ये रियल अकाउंट है। फिर हमने उनके रूल लगा दिए। तो अव्यक्तिगत खाता है ना, नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल है वो हमने लगा दिया। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है तो उसका क्या रूल है वो लगा दिया, और हमने जनरल एंट्री पास कर दी। तो बस यही बात यहाँ पर वो बोल रहे हैं। ठीक है, यही सारी चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो इनको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि काफी सारी पढ़ना है इसमें। तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ये पूरा पढ़ लेंगे। फिर हम देखिए क्या पूरा वापस से एक बार जनरल एंट्री के साथ वापस समझ लेंगे कि खातों को प्रभावित होने वाले का निर्धारण करेंगे कि कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। फिर क्या समझेंगे, प्रभावित होने वाले खातों का वर्ग देख लेंगे कौन कौन से हो रहे हैं। और फिर जनरल के नियम भी लगा लेंगे, है ना, जो नियम 3 हम गोल्डन रूल पढ़ के आए वो वापस से एक बार यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे, तो ये कर लेंगे। और फिर ये जो एग्जाम्पल दिए हैं फटाफट से इनको करते जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, पूरा जनरल का नियम जनरल समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बाकी चीजों को कवर करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।